फिर इंपोर्ट करके, तो एक तो हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल डेफिसिट है करेंसी, जो हमारी नेट पेमेंट्स हैं, वो सालाना जो है अभी तो कम हो गई पिछले 1-2 साल से, वरना हमने 14 अरब डॉलर दिए थे, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स डिप्लीट हो गए। तो पहली बात यह कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में काम नहीं किया, तो जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली करेंसी, क्योंकि डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली करेंसी डिवैल्यू हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी फ्यूचर में आप देखते हैं कि फर्दर मतलब इस पे प्रेशर आएगा? मैं इस पे आ रहा हूं। दूसरी जो मेन वजह है महंगाई। आपकी करेंसी आपके पार्टनर मुल्क से, जो ट्रेडिंग पार्टनर होता है, उससे उसका वे इस तरह किया जाता है कि अगर आपके मुल्क में 15% महंगाई है और उसके मुल्क में 5% महंगाई है, तो वो आपकी करेंसी उसके आगे अनकम्पैटिटिव हो गई, ठीक है ना, जो ट्रेडिंग पार्टनर जो पीयर्स हैं। तो आपकी करेंसी एडजस्ट होती है अकॉर्डिंगली उतने पे के, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स इंटैक्ट रह सके। तो अभी हमारी महंगाई का मसला रीजन में सबसे ज्यादा है। नहीं, तो एक महंगाई की ये भी तो वजह है ना कि एक सपोज बाहर से अगर हम एक दवाई मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं या एक कोई पाउडर मिल्क आ रहा है, तो पहले जो था $1 में अगर 60 रुपए हुआ करते थे, तो वो 60 के ऊपर नेचुरली ड्यूटी लगा के बिकता था। अब वो 86 के ऊपर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली तो स्पाइरल इफेक्ट है। ये तो बिल्कुल विशेष सर्कल है जो चल रहा है। ये विशेष सर्कल है। तो हमें पहली बात ये कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरी बात महंगाई, अगर ये 2-3 चीजों में बेसिक चीजें इस पे काम नहीं करेंगे तो हम जो है पीछे रह जाएंगे। अभी आने वाला वक्त आप कह रहे हैं कि और ज्यादा सख्त जो है। छोटा सा नंबर दे दूं, चाइना में पिछले महीने 5% महंगाई हुई है और वहां तबाही आएगी। वो उनकी गवर्नमेंट पागल हुई हुई है, उन्होंने जो यानी कि 5% पे गवर्नमेंट पागल हो गई, उन्होंने ग्रेन्स पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। बर्दाश्त ज्यादा है। सही साहब, आपकी तरफ आते हैं कि एक बिजनेस कम्युनिटी को खास तौर पे कराची की ये शिकायतें हैं कि वीजे के हसूल के अंदर उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सब पाकिस्तान का हर बिजनेसमैन जो है वो एक सेल्समैन बना हुआ है, और वो चाहे वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या छोटा दुकानदार हो, वो जाता है, चाहे उसे कोई चीज़ को इंपोर्ट करना हो या कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करना हो, मगर वीज़ों की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। जहाँ पे यूरोपियन जो एम्बेसीज हैं वो बहुत सख्त हो गई हैं और वीज़े जो है नहीं मिल रहे। तो क्या इस सिलसिले में चैम्बर क्या रोल प्ले कर रहा है कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है कि जहाँ पे भी जाके एग्रीमेंट साइन करती है, वो क्या करती है, कहती है कि जी वीज़ा फ्री किन के लिए कर दें, ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए कर दें, बिजनेसमैनों का कोई काम नाम नहीं लेता। यहाँ पे ये बात भी सामने आई है कि एक वक्त के अंदर टर्की वाले जो थे वो बिजनेसमैनों को कह रहे थे कि जी हम वीज़ा ऑन अराइवल देंगे, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे ये कहा कि जी उनको मत दें, आप ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स को दे दीजिए, मतलब, और डिप्लोमेट्स को फ्री कर दें, बाकियों को वीज़ा लेंगे। तो आप नहीं सोचते कि इससे भी हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ता है? यकीनन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि जब आपका बायर यहाँ नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली फिर आपने बायर से मिलने के लिए जाना पड़ेगा, बाहर आपको जाना पड़ेगा, जरूरत होगी आपकी। और जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, आप यकीनन जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो आपको ये खबर जो एक छोटी सी यहाँ पे चल रही होती है, बाहर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में कोई क़यामत आ गई। इसी तरह वेस्टर्न मीडिया का जो एक मनफी प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के हवाले से, वो पूरे ज़ोर शोर से आज भी जारी है। और यहाँ से हर आदमी जो बाहर जाता है उसके ऊपर पहले इतनी छान पटक की जाती है, इतनी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, उसका पूरा ख़ानदान और उसका शजरा नसब मालूम किया जाता है, और उसके बाद भी अगर कहीं कोई एफ एन बट होता है तो उसके वीज़ा एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और उसको इस काबिल नहीं समझा जाता कि उनके मुल्क में दाखिल हो। ये हमारी शायद कुछ कमज़ोरियाँ हैं, इन पर बहरहाल हमारा एक उसमें एक किरदार ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन जाना चाहता है बाहर और किसी मुल्क की ये रिक्वायरमेंट है कि उसको वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर चाहिए कराची चैम्बर से, तो मौजूदा हालात को देखते हुए हमने भी एक तरीक़ाकार जो है उसको एक अडॉप्ट किया है। वो तरीक़ाकार ये है कि हम प्रॉपर उसकी एप्लीकेशन जो है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको बहुत देखभाल के उसका जायज़ा लेते हैं, और जब हमें ये इत्मीनान और तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये मतलूबा मेयार पर पूरा उतरता है और इसका जो बाहर जाना है वो जायज़ है और यकीनन जो अपने मकासद के हुसूल के लिए इसने दरख्वास्त दी है उनकी तकमील के लिए इसको ज़रूर जाना है, तो हम वो वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर इशू करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि गलत जो लोग जाते हैं कि आपका उस लेटर को एम्बेसीज जो हैं वो एंटरटेन करती हैं, यकीनन करती हैं। उस लेटर की जी हाँ अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, और उससे मैं समझता हूँ प्लस मार्क्स में उसका मतलब है कि जो बिजनेसमैन हैं अगर वो जाना चाहें बाहर विजिट कराएं तो यू आर सेइंग कि सख्तियां ज्यादा हैं, प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, मगर ये है कि बहरहाल जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनमें मेरे ख्याल कंसिडरेशन हो जाती है। इसमें ऐड करना चाहूंगा एक बात, अब यूके का वीजा 10 साल का वीजा अगर आप लेने जाते हैं तो 90,000 रुपये फीस है, और रिजेक्ट हो गए तो आपके 90,000 रुपये खत्म, और 5 साल का वीजा 55,000 रुपये, 2 साल का वीजा 38,000 रुपीज़ कॉस्ट है।
اور آپ کی پروسیسنگ میں اگر ریجیکٹ کر دیا کچھ ہو گیا تو مزمل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنے کی ایک وجہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے، اتنی بڑی فیس کئی لوگ پے نہیں کر پائیں گے؟ اور نہیں، لیکن آج بھی 500 اپلیکیشن پر ڈے جاری ہے. مگر شاید آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ریسیپروکل ہوتا ہے کہ اگر ہم 50,000 ان کو پے کر رہے ہیں تو ہماری ایمبیسی اگر کوئی برٹشر جو ہے وہ اپلائی کرے گا تو اس سے ہم بھی 50,000 ہی چارج کریں گے، بٹ پرہیپس ہی کین افورڈ اینڈ وی کین ناٹ افورڈ. کندر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ہم جی ڈی پی کی ٹارگٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس سال کا جو جی ڈی پی کا ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 4.5% تھا، پھر اس کو ریوائز کیا گیا کیونکہ اس طرح کی بھی خبریں آئی تھیں کہ یہ جو فلڈ تھا اس سے ہماری تقریباً 2 سے 3% ہماری جی ڈی پی جو تھی وہ وائپ آؤٹ ہو گئی تھی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بار جی ڈی پی کیا آئے گی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مائنس میں جی ڈی پی ہماری ہوگی، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ پورا کر پائیں گے اپنے جی ڈی پی کا؟ دیکھیں، اس میں میں اس بات کو اس سے پہلے جو جی ڈی پی کے ٹارگٹس کے حوالے سے جو بات ہوئی، ٹارگٹس ہم کوئی بھی پورے نہیں کر پا رہے اس وقت. مصیبت یہ ہے اس کی بنیادی وجہ، جیسے میں کیونکہ یہاں پہ ایک ریپرزینٹ بھی انڈسٹری کو کر رہا ہوں تو میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ اگر آپ سر یہ بھی جی ڈی پی کا بھی انڈسٹری سے تعلق ہے، اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ کسی ملک میں بھی کوئی بھی بڑا انقلاب اگر آیا، کوئی ریولیوشن آیا تو وہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے آیا، اور انڈسٹریلائزیشن بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ انڈسٹری لگائے، اس کے اور بڑے امور ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پہ اس چیز پہ فوکس کیا گیا اور انڈسٹری پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے آئی ہے تو یہ جی ڈی پی کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی اچیو ہوئے ہیں، وہ سارے گول اچیو ہوئے ہیں اور چیزیں ہوتی بھی نظر آئی ہیں. بے شمار ملک کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارے پاس کیونکہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، جب ہمارا مین مقصد سے ہم اپنے آبجیکٹ سے ہٹ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جی ڈی پی کی ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہو پائے گا. چیزیں ہماری کنٹرول سے باہر ہیں. ہمیں اپنے اس کو بہتر کرنا ہوگا، اس کو سنبھالنا ہوگا. اور اس کو سنبھالنے کے لیے کیونکہ وہ سبجیکٹ تھا آپ کا، تھوڑا سا میں کوشچن سے آپ کے ہٹ رہا ہوں، لیکن بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں انڈسٹری کے سروائیول کے لیے جہاں پہ دیگر چیزیں ہیں اس میں کیونکہ بینک مارک اپ کے حوالے سے آپ بات کریں تو ایک بات میں اور ایڈ کر دوں کہ ہم نے ایک چیز اور بھی ایک ڈیمانڈ کی تھی اس سے پہلے کہ جو بینکوں کے مارک اپ ہیں، جیسے ابھی حالیہ طور پہ آپ دیکھیں کہ جو 365 دن سال کے ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے کام والے دن ہوتے ہیں وہ 235 دن ہی ہیں. 3 سال کی مثال موجود ہے کہ ہمارے تقریباً